हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंचे। मित्रों नमस्कार। अभी चंद रोज पहले ही जब मोदी जी CII के 125वीं सालाना कॉन्फ्रेंस को इंटरनेट के जरिए संबोधित कर रहे थे, तो उनकी बातें सचमुच किसी विदूषक की बातें से कोई भिन्न नहीं थी। बिल्कुल जैसे कोई एक जोकर बोलता है। वे मेज थपथपा कर कह रहे थे कि वी विल गेट आवर ग्रोथ बैक, इंडिया विल गेट हिट्स ग्रोथ बैक, और नारा दे रहे थे आत्मनिर्भरता का। जिस समय वे ये सारी हुंकारें भर रहे थे, उसी समय पृष्ठभूमि में जो सारे तथ्य गूंज रहे थे, उनका जैसे उन्हें कोई बोध है। उसी समय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो GDP का डाटा आया 2019-2020 के बारे में, कि वह अनुमानित 5% जो कि तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद आका गया था, उससे भी कम 4.2% पर आकर खड़ा हुआ है। इसमें जैसा सभी जानते हैं, इसमें इस लॉकडाउन पीरियड का कहीं कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन शुरू होता है 26 मार्च को, और इसमें 31 मार्च तक का लिया गया। इसका मतलब 5 दिन का लॉकडाउन का पीरियड है और पूरे साल का ये डाटा है। इसी प्रकार जो बेरोजगारी वगैरह के जो सारे डाटा जो आ रहे हैं अभी, और तो और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उसके पहले ही कहा था कि भारत की स्थिति बहुत खराब है, अर्थव्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। अभी जिस समय मोदी CII को संबोधित कर रहे थे, उसी समय मूडीज ने, जो एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उसने भारत की रेटिंग को कम करके Baa3 में कर दिया, अर्थात एक ऐसी स्थिति में ला दिया जहाँ जिसके बाद अगर और नीचे जाता है तो भारत को किसी भी प्रकार के निवेश के अनुकूल ही नहीं माना जाएगा। ये सबसे एक जिस देश पे निवेश किया जा सकता है, उसमें ये सबसे न्यूनतम स्तर की रेटिंग है। ये मोदी, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, ये सब इन एजेंसियों की रेटिंग पर हमारा यकीन हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इनकी रेटिंग्स के आधार पर, इनके इशारों पर वित्तीय पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बहुत कुछ निर्भर करता है। और जब आपकी अर्थव्यवस्था का ढांचा बुनियादी तौर पर ही ऐसा बना दिया गया है कि जिसमें इसकी अपनी सेल्फ जनरेटिंग शक्ति जो है वह बिल्कुल कम हो गई है, और इसमें हमेशा इसे बाहरी पूंजी के निवेश पर आश्रित रहना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पूंजीपति भी किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय निगमों के दलालों के रूप में काम कर रहे हैं। उस समय में इस प्रकार की रेटिंग का निश्चित तौर पर एक असर पड़ता है, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आपके पास, आपने इतने सालों में इसी प्रकार का एक विकास का रास्ता अपनाया है, और ख़ास तौर पर पिछले 6 साल में तो और भी अधिक इस पर विदेशी पूंजी पर आश्रित होते चले गए हैं। तो जब यह स्थिति है, उस समय में
तब तमाम तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए मोदी कह रहे थे कि हम लौट आएंगे, हम जो है विजयी होंगे। कैसे विजयी होंगे? उसी तरह जैसे कोरोना में विजयी हुए। कोरोना के मामले में आज कोरोना की स्थिति क्या है? जैसा शुरू में ही अनुमान किया गया था कि इसका कोरोना वायरस का व्यवहार दुनिया के दूसरे देशों में जिस प्रकार से रहा है, भारत में उससे कोई भिन्न होने वाला नहीं था। लेकिन इन्हें यकीन नहीं था, और उसके अलावा जो है टेस्टिंग पर भरोसा नहीं, टेस्टिंग करना नहीं है, इन्हें तथ्यों को छिपाना है, क्योंकि इन्हें हर रोज़ अपने प्रचार के लिए कुछ सामग्री चाहिए होती है। तो तथ्यों को वो छुपा कर ही वो हासिल किया जा सकता था। और टेस्टिंग ना करने का मतलब होता है कि आप आबादी के उस हिस्से को पहचान ही नहीं रहे हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित है, और जब पहचान नहीं रहे तो उनको आप खुला छोड़ दे रहे हैं, आप उनके उपचार के लिए कोई प्रबंध नहीं कर रहे हैं, और वे बाकायदा पूरे और बाकी समाज में भी संक्रमण फैलाएंगे। ये बिल्कुल इसीलिए टेस्टिंग के जरिए आप उस हिस्से को की शिनाख्त करके उसे क्वारंटाइन में रख के आप बाकी के समाज को बचा सकते हैं। लेकिन यदि शिनाख्त ही नहीं होगी तो किसे क्वारंटाइन करेंगे और किसे बचाएंगे? तो अगर जिस तरीके से ये चल रहा है, कोरोना का जो भारत में जो रूप देखने को मिल रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि पीक आएगा। पीक कैसे आएगा जब आपके पास में कोई पहचान ही नहीं है? इसका पीक तो तभी आएगा जब हो सकता है कि 126 से 125 करोड़ आबादी पूरी संक्रमित हो जाए, तभी पीक आएगा। क्योंकि इससे बचने का उपाय तो वही है कि आप टेस्टिंग करके लोगों को जो संक्रमित है उन्हें अलग किया जाए और बाकी लोगों को उससे बचाया जाए। लेकिन यहाँ तो वो सारे उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि वो संक्रमण और ज़्यादा फैलता चला जाए। जिस समय लोगों को अपने घरों में भेज करके बाकायदा इत्मीनान के साथ लॉकडाउन वगैरह का रास्ता अपनाना चाहिए था टेस्टिंग के आधार पर, उस समय उसके पहले ही 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन कर दिया गया, और उससे जो समस्या पैदा हुई, और उसके बाद जब इसके प्रसार शुरू हुआ, जब शहरों के बस्ती इलाकों में और तमाम क्षेत्रों में औद्योगिक केंद्रों में रहने वाले आबादी जब संक्रमित होनी शुरू हो गई, तब अचानक निर्णय लिया गया कि अब इन्हें वापस भेजा जाए, क्योंकि खुद उनको ही भरोसा नहीं था कि अब उनके कारखाने कभी खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। जब सरकार अनलॉक 1 तथाकथित की घोषणा कर रही है, उस समय वह मजदूरों को वापस अपने घर भेजने की बात भी कर रही है, उसी के पहले तलक। तो मजदूर आश्वस्त न होने पर कि यह कभी एक लॉकडाउन हुआ, दूसरा लॉकडाउन हुआ, तीसरा लॉकडाउन हुआ, चौथा लॉकडाउन हुआ, जब ये साफ नज़र आने लग गया कि अब ये तो कभी खुलेगा या नहीं खुलेगा और शहरों में भूखे मरने की स्थिति आ गई, तब उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा। वे सड़कों से, तमाम रास्तों से वे अपने घरों के लिए रवाना हो गए। तो ये जो स्थिति है कि मोदी जी के साथ एक समस्या है कि वे कभी भी सही समय पर कोई निर्णय नहीं ले पाते। जब चीज़ें बहुत हद से बाहर हो जाती है, जब बीत जाती है, तब ये कोई निर्णय लेते हैं, इसीलिए वो फिर उल्टा होता है। यह एक इनकी विचारधारा की समस्या है। वे दरअसल विज्ञान पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन विज्ञान के बिना आप कभी भी भविष्य में क्या होने वाला है इसका सही अनुमान भी नहीं कर सकते। जो चीज़ सामने, खास तौर पर प्रकृति की जो चुनौतियाँ जो सामने है, उसके प्रति भी आपका रवैया एक जुनूनी विक्षिप्त आदमी की तरह का कि देखा जाएगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और चुपचाप बैठ गए। तो ये जो नज़रिया है, पता नहीं कौन सी दुनिया से ये सीख के आए हैं ये
प्रचार पर इतना ज़्यादा भरोसा, शब्द ब्रह्म की साधना में लगे रहते हैं। अरे शब्दों से सब समस्याओं का, ठोस समस्याओं का समाधान नहीं होता। शब्द तो जब आते हैं तो वस्तु की मृत्यु होती है, वस्तु को परे ठेल करके शब्दों का उभार होता है। तो वह उसका अपना एक सांस्कृतिक जगत है, वो एक सांस्कृतिक जगत का, एक प्रतीकात्मक जगत का निर्माण करता है और उसकी अपनी समस्याएं और उससे पैदा होने वाली बहुत सी चीज़ मनुष्यों को प्रभावित करती है, लेकिन जीवन की ठोस वास्तविकता उससे प्रभावित नहीं होती है। लेकिन मोदी जी के साथ समस्या है कि वे हमेशा इसी प्रकार वो कुछ बड़े बड़े शब्द, कुछ बड़े बड़े नारे और इन्हीं को गढ़ने की फिराक में लगे रहते हैं और व्यवहार में वो नहीं जानते कि प्रशासनिक स्तर पर इस प्रकार की शब्द साधना कोरी लफाजी होती है। जब आपको प्रशासन का जिम्मा है तो आपको ठोस जीवन के स्तर पर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक किसी विचार, बड़े विचार के साथ आप चल रहे हैं और दैनंदिन समस्याओं के प्रति मुंह मोड़ कर रहे हैं। राजनीति कभी भी उस प्रकार की कोई शंकर की काम देवता की संहार रूपी लीला नहीं है कि आप अपना इस जीवन के प्रति आपको विमुख करें, ठोस समस्याओं से आपको दूर ले जाए और आपके किसी ख्याली जगत में आपको बांध कर रख दे। लेकिन मोदी के साथ ये समस्या है और तमाम जुनूनी विक्षिप्त लोगों के साथ यही समस्या। जुनूनी लोग इसी तरीके, जुनूनी मानसिकता जिसे कहते हैं, कि वे कभी भी वे बड़ी बात करेंगे, लेकिन बड़ी बात के चक्कर में हमेशा जो सामने की चुनौती जो है उसकी अवहेलना करेंगे और वे विफल होते हैं। हम राजनीति के तमाम स्तरों पर, तमाम धाराओं में इस प्रकार की प्रवृत्तियों को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यह जो परिस्थिति जो है, इसी ने मोदी की सूरत को जो है आज जोकर की तरह की बनाती है। अर्थव्यवस्था के को नष्ट करने में मोदी के पूरे 6 सालों का अगर इतिहास देखा जाए तो बिल्कुल सुनियोजित, सुचिंतित तरह से जैसे कि इन्होंने नष्ट किया है। इनके उठाए गए किसी भी कदम के पीछे कोई तर्क नहीं होता है। जो नोटबंदी का कदम हम लोगों ने देखा, उसके बाद जीएसटी भी जिस समय में जिस प्रकार से किया गया, उसके बाद और तमाम चीज़ें जो वो करते रहे, और अब ये कोरोना के काल में, अभी इस संकट के समय में, वैसे ही पतन की तरफ जा रही थी कोरोना के पहले ही, और अब इस संकट में तो और भी, कि अब तो इन्होंने तमाम योजनाओं को, तमाम बजट की जितनी भी नई योजना है उन सब पर रोक लगा दी है और एक तथाकथित अपने आत्मनिर्भर भारत गरीब कल्याण योजना, एक तथाकथित अपनी धारणा के अनुसार काम कर रहे हैं और उसी की योजनाओं पर अमल के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे या जो काम किए जाएंगे वो सारे संसाधन जो है उन पर लगाए जाएंगे। क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्योंकि इस बात का तो अब एहसास हो गया कि बिल्कुल कंगाल होते जा रहे हैं। और यदि ये कहना आसान है कि नोट छाप करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर लीजिए, लेकिन नोट छाप करके उससे जो दूसरे प्रकार की समस्या पैदा होगी उसे भी देखने की ज़रूरत है कि जिस मोदी की रेटिंग एजेंसी, इनकी जो रेटिंग्स की जो बात चल रही है, यदि आप नोट छापने का रास्ता अपनाते हैं तो उनकी रेटिंग और कम होगी। अगर और कम होती है तो इनका और जो सारा मॉडल, जो अभी तक का जो मॉडल है, वो पूरी तरीके से चरमराएगा। और इस मॉडल का वैकल्पिक कोई मॉडल नहीं है इनके पास कि जिससे ये खतरा ले सके कि भले ही चरमराए, लेकिन हमें जो है अभी अपने को बचाना है, उसके बाद देखा जाएगा। और ये अपने को बचाने के लिए भी जिस प्रकार के एक मॉडल की ज़रूरत है
कि कैसे आप लोगों तक, इन्होंने तो आम लोगों को अर्थव्यवस्था की मुख्य चालक शक्ति के रूप में कभी देखा ही नहीं, और ये सारी चीज़ें आज सामने आ रही है। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति जो है, इनके पूरे आचरण को देखते हुए हमें नहीं लगता कि ये कहाँ पर ले जाके चीज़ों को फेंकेंगे, लेकिन इनके पास कोई निकलने का रास्ता नहीं है। ये सिर्फ शुतुरमुर्ग की तरह इस संकट के सामने बालू में सिर गड़ा के बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि ये संकट किसी तरीके से दूर हो जाए। जैसे कोरोना के मामले में रोज़ एक नई नई थ्योरी इनके वो जो प्रवक्ता जो टेलीविज़न पर आते हैं, वे बताते हैं कि पहले डबलिंग रेट को लेकर के आश्वस्त करें, तो कुछ और नाना प्रकार के ग्राफ वगैरह से। अब खैर वो सब भी करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि ये साफ हो गया कि वो झांसा पट्टी, वो जो आंकड़ों का खेल और वो जो शब्द जाल, उससे कितनी दूर तक आप आगे जा पाएंगे। तो उस झांसे के प्रति अब खुद के अंदर भी जो है निश्चित तौर पर एक कोई चेतना पैदा हुई होगी कि ज़्यादा अभी कोई और नया झांसा पैदा किया जाए, और झूठी बातों का प्रचार अभी ये टेस्टिंग ना करके ये अस्पतालों पर अपने दबाव को कम कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था पर आने वाले दबावों को कम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ समाज में संक्रमण को फैलाने की बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था कर दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था के और पतन का रास्ता भी ये खोल दे रहे हैं। अभी जिस परिस्थिति में खोला जा रहा है अर्थव्यवस्था को, यह एक हमारे समाज की जनता की ज़रूरत भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरत के साथ ही साथ इससे जो नए खतरे पैदा होंगे, उससे निपटने के लिए जिस प्रकार की चिकित्सा के स्तर पर जिस प्रकार के मुस्तैदी की ज़रूरत है, इसके कोई संकेत मोदी नहीं दे रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए अपने पीएम केयर फंड में इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन वो कैसे खर्च करेंगे, किस प्रकार से वे आज इस कोरोना के काल में भारत की जनता के लिए मददगारी हो सकते हैं, इसका कोई अनुमान नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये उनका एक कोई निजी फंड हो, और ऊपर से अब ये और तमाम बजट की योजनाओं को परे रखकर सारे अधिकार आर्थिक नीतियों, आर्थिक क्रियान्वयन के सारे अधिकार जो है इन्होंने अपने हाथ में केंद्रित कर लिए हैं। अपने को एक विशाल तानाशाह के रूप में देखने का अहम तो इनका पूरा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि यह अहम सच्चाई से इनकार का रास्ता है। अहम हमेशा झूठ की ओट में अपने को आदमी को छिपाता है। अहम के जरिए आदमी अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करता है, और मोदी पूरी तरीके से उसी में फंसे हुए हैं, और इसी के कारण वे पूरी अर्थव्यवस्था, हमारे पूरे समाज को एक भयंकर संकट में डाल दे रहे हैं, जिसका अभी अनुमान नहीं किया जा सकता है पूरा। नमस्कार।